और नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने मुख्तलिफ जुमरों में आला तालीमी इदारों की रैंकिंग जारी कर दी है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और रिसर्च समेत दीगर जुमरों में मुल्क के सरकर्दा इदारों की फहरिस्त जारी की। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने एक बार फिर बाजी मार ली है। इसी जुमरे में IIT बेंगलुरु दूसरे, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली 9वें, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली 10वें नंबर पर है। मुल्क की सरकर्दा यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। पहले मुकाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। फार्मेसी की कैटेगरी में जामिया हमदर्द ने पहला मुकाम हासिल किया है। बधाई। मैं बहुत पुराने मित्रों को भी यहां देख पा रहा हूं। अभी अभी हम लोग शिक्षा समागम में देश की आप जैसे चुनिंदे इंस्टीट्यूशंस के, विशेष करके वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स, ऐसे मित्रों को मिलना हुआ था। कुछ मित्र वहां नहीं आए थे, कोरोना की बहाना था, सूचना नहीं मिलने की बहाना था। थोड़ा हमारी सामाजिक जीवन में इकट्ठा चलना एक चुनौती भी रहता है। हम कैसे सामान्य लोगों के साथ चल पाएं, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा भावना रहना स्वाभाविक है। लेकिन देर सही दुरुस्त सही आप लोग सभी यहां आए हैं, अवार्ड के नाम पे आए हैं। आप सभी को बधाई है। नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एक बार फिर से खुशी का दिन है, आपसे तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, अगर इस जो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है, अगर उसमें देखें तो काफ़ी बड़ा उलटफेर है। कहना चाहिए कि जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया जो गुज़िश्ता साल छठे मकाम पर थी, वो तीसरे मकाम पर पहुंच गई है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई है, वो दूसरे मकाम पर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वो पहले मकाम पर है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए कहना चाहिए कि बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि मुल्क के जो सबसे बड़े 100 अहम इदारे होते हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लगातार हम देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा था। और उससे पहले कभी 9वीं रैंकिंग आई और उसके बाद 6ठी रैंकिंग आई और अब तीसरी रैंक जामिया मिलिया इस्लामिया की आई है। तो कहना चाहिए कि ये बड़ी छलांग है। लेकिन अगर आप देखें तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो 10 से बड़े जो इदारे हैं जिनकी रैंक सबसे बेहतर मानी जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फ़िलहाल उसका नाम 10 इदारों में नहीं है, यानी कि वो कहीं पीछे छूट गई है। हालांकि अगर देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका कद थोड़ा सा घटा है और इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया की जगह यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। तो ये बड़ी तब्दीली हुई है और इनको बहुत सारी मराहत मिलती हैं, बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, ये तमाम फ़ायदे होते हैं। अगर दिल्ली के कॉलेजेस की बात की जाए तो मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, ये दोनों कॉलेज जो है वो पूरी कहना है पूरे भारत में जो है सबसे टॉप के कॉलेजेस वो माने गए हैं। जी। तो ये एक अहम बात है। और इसी तरीके से अगर जामिया हमदर्द की बात करें जी तो फार्मेसी के मैदान में वो लगातार वो जिस तरीके से टॉप कर रहे थे, इस बार भी उन्होंने टॉप किया है। तो फार्मेसी के मैदान में अगर देखें तो जामिया हमदर्द का जो कद है वो लगातार जो है बना हुआ है। इसी के साथ फार्मेसी के मैदान में ही जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद है उसको दूसरा मकाम मिला है और पंजाब यूनिवर्सिटी को तीसरा मकाम मिला है। अगर ओवरऑल कैटेगरी को देखें तो
जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है उसको भी काफी नीचे मिला है, यानी तकरीबन 7वां मकाम हासिल हुआ है, यानी कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता है उसको काफी नीचे जगह मिली है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को उसमें भी 10वीं जगह मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस बेंगलोर का भी उसमें 3रा मकाम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रैंकिंग है वो जारी हो गई है और तमाम जो इदारे हैं वो लगातार जब NIRF की टीम आती है तो हर सतह पर वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी रैंक बेहतर हो, क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी के तहत जो फंड्स हैं वो दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है उसके लिए भी अप्लाई करने की तमाम चीज़ें होती हैं। तो हिना जामिया के नज़रिए से अगर देखें जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी लगातार बंद रही, पूरे तौर से यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं खुल सकी, तो अभी देखें तो ये एक बड़ी छलांग मानी जा सकती है। और इसके लिए जो वाइस चांसलर नजमा अख्तर हैं, चूंकि आप लगातार वहां पर कवर करते रहे हैं और बहुत सारे अहम कोर्सेज वहां पर मुतारुफ करवाए गए, बहुत सारे नए जो आगे यूनिवर्सिटीज के लिए कैटेगरीज है उसमें भी हमने देखा कि जामिया ने कितने अहम आयाम जो है वो तय किए। जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम जो है कहीं ना कहीं यहाँ के जो तमाम स्टूडेंट्स रहे हैं वो दूसरे जो एग्जामिनेशंस रहे हैं, आप भी जानते हैं मुसाबकती जो इम्तिहानात हैं पूरे मुल्क में, उसमें भी वो अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं बेहतर करते नजर आए, टॉप में नजर आए जामिया के स्टूडेंट्स जो हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरी रैंकिंग पर असरअंदाज होती हैं, किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, मुल्क के जो 3 बड़े इदारे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, तीनों ही इदारे तकरीबन हमसर हैं और कभी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कद वो जामिया मिलिया इस्लामिया से ज़्यादा होता था, बनारस यूनिवर्सिटी का कद भी जामिया मिलिया इस्लामिया से ज़्यादा होता था। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के नताइज आए हैं उसमें भी जामिया से इस बार टॉपर आया था और इसी के साथ साथ वहाँ का जो मास कम्युनिकेशन का शोबा है या फिर नए कोर्सेज हैं, सोशल साइंस है या फिर डेंटल है और अब जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो MBBS यानी कि मेडिकल पूरे तौर से लाने के लिए का जो सपना सजा रखा है जामिया ने, वो तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की सोच को वो उसका इजहार करती हैं। उससे लगता है कि यूनिवर्सिटी के लोग किस तरीके से अपने इदारे को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। अभी जो वाइस चांसलर हैं नजमा अख्तर और उनसे पहले जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर तलत अहमद, दोनों ने ही बेहतर काम किया और देखा जाए तो प्रोफेसर तलत अहमद ने जब वो वाइस चांसलर थे तो उन्होंने रिसर्च पर काफ़ी जोर दिया था और जब नजमा अख्तर आई तो उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मनफी बातें भी जो है जामिया से जुड़ती रही हैं, यानी कि 2020 में जिस तरह के तमाम वाक़यात पेश आए और CA मूवमेंट से जिस तरीके से जामिया का नाम जुड़ा और उसके बहुत सारे तलबा भी गिरफ्तार हुए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए पिछले दिनों नजमा अख्तर ने यह कहा था कि हम एजुकेशन के ज़रिए से, अपने मकाम के ज़रिए से इसका जवाब देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है जामिया के हक़ में गई हैं। तो ये कहना चाहिए कि एक लंबी छलांग है। अगर आप देखें तो लगातार जो है वो जामिया NIRF रैंकिंग में बेहतर कर रहा है और अब ये 3रे मकाम तक पहुंच गया है। आपसे एक और बात हम जानना चाहेंगे, एक ऐसे वक्त में जब अक़लियतों की तालीम पर तवज्जो की बातें हर तरफ की जा रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे कई मौक़े आए हैं जब खास तौर पर अक़लियतों को तालीम को लेकर कहीं ना कहीं निशाना भी बनाया जाता रहा। ऐसे में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इंस्टीट्यूशन का इस रैंकिंग में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना कहीं ना कहीं तालीम हासिल करने के लिए जो तलबा में एक जोशो खरोश है उसको बढ़ाएगा। देखिए हिना, जब NIRF रैंकिंग की बात होती है तो इसमें बहुत सारे पैमाने होते हैं, रिसर्च से लेकर जो तमाम सहूलियात हैं और जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात है, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें देखी जाती हैं। इसी के साथ साथ तलबा का जो परफॉर्मेंस है वो क्या है और जो आपके टीचर्स हैं वो किस तरीके से पेपर्स लिख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो ओवरऑल तरीके से यूनिवर्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है। NIRF की टीम जो
मौके पर पहुंचती है, यूनिवर्सिटी जाती है, वो कई दिनों तक लोग बातचीत करती है और पेपर्स वगैरह उनको सबमिट किए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो लगातार क्योंकि कोशिश होती रही है और यही वजह है कि अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि आप देखें तो जहां तक फंड्स की बात है तो फंड्स के मामले में भी जामिया को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग बेहतर हुई है। यही वजह है कि अब जामिया का कद जो है वो काफ़ी जो है ऊंचा हो गया है। हालांकि अगर आप देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया एक मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको रियायत मिलती है, उनको रिजर्वेशन मिलता है 50% तक। लड़कियों की कैटेगरी अलग है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी है जामिया ने यह साबित किया है कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट तमाम तरह की सहूलियात देने के साथ साथ भी जो है वो बेहतर कर सकता है और ये नतीजे जी बिल्कुल। और अब इससे मुतालिक तमाम तर जो रिएक्शंस हैं, खासतौर पर जो नजमा अख्तर साहिबा हैं, उनका जब भी रिएक्शन आएगा वो भी हम अपने नाज़रीन को जरूर दिखाएंगे। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली तज्जिए के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खुर्रम शहजाद जो कि लगातार तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे कि किस तरह से जामिया ने एक और नया संग मील उबूर किया है। आगे बढ़ेंगे। मॉनसून इजलास से ऐन पहले अरकान पार्लिमान के लिए नए जवाबित की गोया बारिश से हो रही है। गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुतालिक नए किताबचे पर अभी तनकीदों का सिलसिला जारी ही है कि इसी बीच पार्लियामेंट अहाते में धरने और एहतजाज से मुतालिक नया मुरसला सामने आया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में एक बुलेटिन शेयर किया। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि विश्व गुरु का ताज़ा हमला। शेयर किए गए बुलेटिन के मुताबिक पार्लियामेंट के अहाते में अरकान धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ किसी किस्म के मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद की भी इजाज़त नहीं होगी। वो भी हमारा पार्लियामेंट ही तो है। वहाँ भी अगर गांधी जी, भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर की पदतले बैठे हुए अहिंसा अपनाते हुए अगर कोई बात रखने का कोशिश करे, कुछ बोलने का कोशिश करे, तो ये भी अन्याय है क्या? जिंदगी की, देश की, समाज की हर पहलू को सरकार की ध्यान आकर्षण करने के लिए करते हैं। ये हिंदुस्तान में, सारा दुनिया में गांधी जी की पैर तले, भीमराव आम्बेडकर के पैर तले, और वो भी अगर मना करने की नौबत आते हैं तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र की अपमान और कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे सिक्योरिटी के इंतजाम है, उसके बाद भी सिक्योरिटी कंसर्न कैसे आ जाते, मुझे बड़ा ताजुब लगता है। ये सरकार की निर्देश पे होते हैं। अगर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो स्पीकर साहब को कहें। हम तो ये कहते हैं कि सदन एक, मान लीजिए, वेटिकन सिटी की तरह है। वेटिकन सिटी में अगर रिलीजियस के तौर पे पोप रहते हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तो वो सिटी, जो वेटिकन सिटी दुनिया में सबसे छोटे देश है, उसमें पोप चाहे वो रिलीजियस लीडर है, लेकिन मैं रिलीजन के आधार पे नहीं, उदाहरण के तौर पे कहते हैं, उस तरीके की हमारे जो सदन होते हैं ना, उनका भी सबसे उच्च पद में आसीन होते हैं हमारे स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब जो निर्णय लेते हैं, सदन की सब मेंबरों से मशवरा करके, स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, फैसला लिया जाते हैं। एक के बाद एक घोर अन्याय होते जा रहे हैं, जहां हमारे स्पीकर को बाहर रखते हुए, दरकिनार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो उद्घाटन करने लग जाते हैं। ये शोभा नहीं देते। हमारा प्राइम मिनिस्टर वो एक डिग्निफाइड चेयर है, उच्चतम चेयर है, मर्यादा पूर्ण चेयर है, मैं मानता हूं। तो उनकी चेयर का भी गरिमा को बरकरार रखना पीएमओ दफ्तर की भी काम होते हैं।
पार्लियामेंट के अहाते में धरने और एहतजाज पर मुबैना तौर पर रोक लगाए जाने के मामले पर आरजेडी रुकने पार्लियामान मनोज झा ने सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने इसे पार्लिमानी जमहूरियत को कब्रगाह तक ले जाने की कोशिश करार दिया। बीते दिनों पहले एक असंसदीय शब्दावली की एक नई सूची आई। वो अपने आप में एक तकरीबन मैं कहूंगा कि एक ऐसी मनोवृत्ति का परिचय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिरोध की पूरी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं। शब्द भी आप लोगों को चुनने नहीं देंगे। अब ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन आई। संसद में परिसर में लोग धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते, क्या साहब रामधुन तक नहीं गा सकते। क्या बना रहे हैं आप आजादी के 75वें वर्ष में? कौन सी मिसाल लोकतंत्र को आप दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब को फौरी तौर पर हस्तक्षेप करके इस तरह की तमाम कोशिशें जो संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि दबाने की मनोवृत्ति की वजह से जो श्रीलंका में विस्फोट हुआ, संभवतः हम उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे अगर आप प्रतिरोध के इन अवसरों को भी आप बंद करने, उनको कुंद करने, उनको जमींदोज करने की कोशिश करेंगे। कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है। लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। जारी करदा ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी दौरान में 16,994 अफराद शिफायाब हुए। मुल्क में कोरोना से 5,25,604 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क में यौमिया कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.44% है। कोरोना टीकाकारी और बूस्टर डोज मुहिम जारी है। अब तक 199,47,34,994 टीके लगाए जा चुके हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करी जाए तो 1,39,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं, वहीं 47 मौतें हुई हैं। कल ये आंकड़ा 38,000 तक था और अब ये 47 पहुंच गया है। कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखाने भी चाहूंगी, लोगों की बात की जाए तो लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ से नहीं बच रहे हैं और दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। नए केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ गए हैं। लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस बात का ध्यान रखें और ख्याल रखें कि दूरी का पालन करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। और अभी 2 दिन से 20,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और अब मौतें भी जो हैं वो डराने लगी हैं। तो कोरोना के ये रूप सबके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, साहिली आंध्र प्रदेश के कई अजला बारिश से बेहाल हैं। हालांकि बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता दिनों जैसा नहीं है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, एल्लूरू, काकीनाडा, अंबेडकर, कोनसीमा अजला में अभी भी सैलाब की सी ही सूरत हाल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुतासर इलाकों में तैनात हैं। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे करने जा रहे हैं, यानी एरियल सर्वे करने जा रहे हैं। ईस्ट वेस्ट गोदावरी और दीगर अजला में बारिश और सैलाब से भारी तबाही देखी जा रही है। तो नाज़रीन, साहिली आंध्रा के कई अजला बारिश से बेहाल हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मोहम्मद इसाक का। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम जगनमोहन रेड्डी जो है वो एरियल सर्वे करने जा रहे हैं और ये बहुत अहम भी है क्योंकि भारी तबाही जो है उसके मंजर अब सामने आने लगे हैं। मौसम का क्या कुछ हाल? हाँ, ये ना देखा जाए थोड़ी देर में अभी वो राजमंड्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में जो है ना वो एरियल सर्वे पूरा करेंगे। जो जिन 6 अजला जो है वो पूरा जो है जायजा लेंगे। उसके बाद जो है ना एक रिव्यू मीटिंग जो ऑफिशियल से इरिगेशन और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं उनसे एक रिव्यू लेंगे। उसके बाद जो है ना पूरे डिसीजन लेंगे। वही दूसरी तरफ लगातार जो गोदावरी का फ्लड वाटर जो है ना वो पूरा बढ़ रहा है। आज सुबह में भी से अभी दोपहर तक भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से है ना 3rd वार्निंग दे दी गई है, जहाँ के पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 500 के करीब जो गांव हैं वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। पूरे गांव जो है ना खाली करवा दिए जा रहे हैं। वही दूसरे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरे इसमें खाली करवाने में लगे रहे। वही कई देहातों में जहां खाने पानी का बड़ी तकलीफ है, वहां पे जो है ना
बोट के जरिए जो है उन्हें पहुंचाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ कल शाम को नेवी के हेलीकॉप्टर के जरिए भी वो खाना पानी का इंतजाम किया था। तो आज सीएम रिव्यू के बाद जो है ना क्या क्या इकदाम लेंगे और किस तरह से इसको निपटने की कोशिश की गई वो पूरी बाहर आएगी। वही दूसरी तरफ 1996 के बाद जो है ना ये बड़ा जो फ्लड बताया जा रहा है, तो इस वजह से जो और 2 दिन तक ये जो फ्लड वाटर है वो बढ़ने की आशंका है। तो इस वजह से जो है ना पूरी इसाक आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1996 के बाद ये अब तक की सबसे खराब सूरत हाल सैलाब की देखी जा रही है, ऐसे मौके पर सबसे पहले जरूरत होगी एक फ्लड रिलीफ पैकेज की। क्या उम्मीद की जा सकती है कि एरियल सर्वे के बाद सीएम इस तरह के किसी पैकेज का ऐलान कर सकते हैं? पहले ही 2 दिन पहले ही 2 करोड़ जो है ना उन्हें 4 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था, मगर आज जो है ना 6 डिस्ट्रिक्ट मुतासिर हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना इमीडिएट रिलीफ के लिए वही दूसरी तरफ सीएम ने परसों ही बता दिया गया कि पैसे की किसी तरह की कमी नहीं है, जिस तरह खर्च करना है पूरा करेंगे। और इस वजह से जो है ना जो फ्लड वाटर फंड जो है ना वो भी एक कायम करेंगे, जिस वजह से पूरी ये फ्लड सिचुएशन से बाहर आने के लिए। वही दूसरी तरफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और जो फ्लड रिलीफ कैंप्स है वहां पे पूरी तरह से आवाम को रखने के जाने के बाद जो है ना उन्हें भी पैसे देने की जो है ना हिदायत दी गई। जी बिल्कुल, तो इस एरियल सर्वे के ताल्लुक से लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की एक अहम खबर मुंबई से आपको दे दें। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह पर यह खास मुलाकात की है। तो अहम खबर मुंबई से जिस पर लगातार नजर बनी हुई थी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह पर खास मुलाकात की है। बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत वहां पर तश्कील दी गई थी, उसके बाद राज ठाकरे ने जो सीएम है एकनाथ शिंदे और फिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों को ही अपनी मुबारकबाद दी थी। और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उन्होंने खास तौर पर बेहद तारीफ की थी, उनके लिए तारीफी कलमात भी उन्होंने कहे थे। और अब ये जो मुलाकात है देवेंद्र फडणवीस की डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात है और इसको काफी सियासी गलियारों में इसको लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर ये मुलाकात हुई है। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ अभी तफसीलात निकल कर आ रही हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा चली है। उनके घर शिव तीर्थ पर इस दौरान उनके फैमिली के मेंबर्स भी मौजूद थे। इस दौरान जो सामने खबरें आ रही हैं, भले ही दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक मुलाकात थी क्योंकि सर्जरी के बाद राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये भी अहम था कि जब ये सरकार बनी है उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस पहली बार जाकर राज ठाकरे को मिलते हैं। जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में जो सियासी हलचल मची है उस पर राज ठाकरे पर सभी की निगाहें हैं और जिस तरह से बीजेपी लगातार शिवसेना को कमजोर करती हुई नजर आ रही है, एक कड़ी के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है क्योंकि राज ठाकरे एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं महाराष्ट्र में जो मराठी मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगा सकते हैं, उन्हें डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, चुनाव को लेकर भी, ग्राम पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, महानगर पालिका चुनाव को लेकर राज ठाकरे के साथ चर्चा की गई है। साथ ही यहाँ तक भी सूत्र बता रहे हैं अभी तक फिलहाल इस पर कोई रजामंदी तो नहीं हो पाई है। बीजेपी इस कदर उन्हें ऑफर किया है कि एक मंत्रिमंडल के विस्तार में भी उनके सहयोगियों को साथ देने के लिए तैयार है। तो जिस तरह से एमएलसी के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, उस दौरान मनसे के पास महज सिर्फ एक वोट थे, यानी कि एक विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया। हर मुश्किल घड़ी में बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी के नेता अक्सर उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आए। कई बार देवेंद्र फडणवीस ने फोन पे भी बात की थी। तो ये जो राजनीतिक पहलू साफ तौर पे दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में एक नए समीकरण को कहीं ना कहीं जन्म दे रही है और एक शिवसेना के खिलाफ
मनसे को खड़े करने की एक कवायद के तौर पे देखा जा रहा है बीजेपी में, क्योंकि महानगर पालिका में जिस तरह से शिवसेना है काफ़ी मजबूत नज़र आती है और जिस तरह से देखा गया कि उनकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, तो ये झटका बीजेपी को हो सकता है महानगर पालिका में पड़ जाए। तो इसको देखते हुए मनसे की भूमिका पर सभी की निगाहें होगी। अगर मनसे कहीं ना कहीं वोट काटती है तो महानगर पालिका पे हो सकता है कि बीजेपी का कब्जा हो जाए। तो एक रणनीति के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है। दोनों तरफ से जो नेता है इस बात के, इस मुलाकात के मायने कुछ अलग ही बता रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इस अहम खबर पर जो भी तफसीलात रहेंगी अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे।